पहले सबसे ऊपर है हमारा जो हमें करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम, oscillation of spring mass system, differential equation of SHM and its solution. फिर second energy, velocity, acceleration, physical system, executing SHM, superposition. इसमें हम एग्जांपल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, ऑसिलेशन इन टू डायमेंशन देखेंगे, फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का देखेंगे. ये हमारी एक यूनिट है. सेकेंड यूनिट में हम करेंगे डैम्प्ड एंड फोर्स्ड. ये सेकेंड यूनिट डैम्प्ड और फोर्स्ड. थर्ड यूनिट में हम करेंगे वेव मोशन, जिसमें हम वेव मोशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वेव देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, फेस, एनर्जी, इंटेंसिटी. ये थोड़ा थोड़ा ईएमटी से रिलेटेड होगा. फिर इसके बाद वेव्स आ जाएंगी, ये डॉपलर इफेक्ट, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड स्टेशनरी वेव्स. 4 दिन में आपका ये पूरा हो जाएगा, 4 days. ओके. ओके सर. आपको यही फॉलो करना है. इसमें बुक्स इस वाली उसमें क्वेश्चन भी है, और ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जब हमारा पूरा हो जाएगा. ठीक है. इंट्रोडक्शन. एनी मोशन विच रिपीट्स. मैं इसमें ही मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोगों को बोल करने नोट्स बनाओ तो बना लो, आप वरना कोई जरूरत नहीं है. जब आपको ये मिल जाएगा तो आप इसी में से पढ़ लेना. ओके. एनी मोशन. सर ये आज मिलेगा या फिर 4 दिन के बाद? ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं एक ही बार भेज दूंगा ना, वरना मेरे को 4 बार भेजना पड़ेगा, आधा आधा करके. सर तो न्यूमेरिकल वगैरह कहाँ से करेंगे? हाँ, न्यूमेरिकल वगैरह कहाँ से करेंगे? न्यूमेरिकल इसी में है नीचे, चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है. Any motion which repeats itself after regular interval is called periodic motion or harmonic motion, and the time interval after which the motion is repeated, that is the position and velocity of moving body is same, is called time period. टाइम पीरियड और इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई. ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. Some example of periodic motions include motion of planet in space, motion of piston inside a cylinder, motion of ball in a bowl. ये कैसे होगा? आपके पास एक ये बाउल है, इसके अंदर एक बॉल पड़ी है. बॉल को आपने ऐसे करके छोड़ दिया तो वो ऐसे जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पे रुकेगी, फिर वापस आ जाएगी. अगर नो फ्रिक्शन है तो उसकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी और वो सेम वेलोसिटी के साथ oscillation motion करेगी या periodic motion करेगी. These are some examples. In case of periodic motion, if in case of periodic motion, the body moves back and forth repeatedly about a fixed position called equilibrium or mean position, the motion is said to be oscillatory or vibratory. अगर किसी एक ही पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे पीछे घूम रही है या उसी के बैक एंड फोर्थ का मतलब तो होता है आगे पीछे, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. फॉर इंस्टेंस, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर examples of periodic motion, but they are not oscillatory in nature. The motion of piston in an automobile. अर्थ कैसे घूम रहा है? ये आपका एलिप्स है, यहाँ पे सन है, सन. और अर्थ कैसे घूम रहा है? इधर रिवॉल्व कर रहा है. वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे पीछे मूव नहीं कर रहा. अगर ऐसे अर्थ ऐसे मूव कर रहा होता, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और अर्थ ऐसे मूव कर रहा है, तो ये आपका कैसा हो जाता? वाइब्रेटरी मोशन. एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज सेट An oscillating body is said to execute simple harmonic motion if magnitude of force is directly proportional to. हाँ सर यहाँ पे था कि मतलब कि ये पीरियाडिक है बट नॉट ऑसिलेटरी, मतलब इसका सर नहीं समझ पाया. पीरियोडिक मतलब क्या होता है कि एक ही कहाँ है? पीरियोडिक की डेफिनेशन ये लिखी ना, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. आपने मान लीजिए आपका जो अर्थ है वो अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो एक
365 दिन में जब वो एक अपना चक्कर कंप्लीट कर लेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो अपने सेम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो वो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया, आपने एक सिंपल पेंडुलम ले रखा है, ठीक है, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, ये ये आपका सिंपल सिंपल पेंडुलम यहाँ से लटका हुआ है। अब आपने से यहाँ से छोड़ा, वो इधर जाएगा, यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ तक आ गया, और फिर यहाँ से वापस आ जाएगा। वो एक, मान लीजिए इसका मेन पोजीशन क्या हो गई, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, तो इस मेन पोजीशन के बाद वो आगे पीछे कर रहा है, तो वो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑसिलेटिंग बॉडी इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट is directly proportional to magnitude of displacement from mean position, and the force is called the and force is restoring force always directed toward the mean position। या इस लाइन का मतलब क्या है, F is directly proportional to displacement and it is always direct towards the mean position। वो हमेशा mean position की तरफ डायरेक्टेड है, तो हम इसमें माइनस साइन यूज करेंगे, तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। के क्या है, रेस्टोरिंग कांस्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दे रखे हैं, एक बॉब सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क और स्प्रिंग मास सिस्टम। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इस यूनिट को पढ़ने के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, आपको ऑसिलेटिंग सिस्टम्स पता चल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ पे हो रहा है, आपको एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पता चल जाएगा, जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको पता चल जाएगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम कैसे चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम, टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। सबसे पहले तो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आपको ये बताया कि एक कोई भी एक पार्टिकल है, ये आपका मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन, आपने इधर से एक पार्टिकल छोड़ा, वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस आ गया, फिर इधर को वापस आके फिर यहाँ से फिर वापस चला गया, एक मेन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एन ऑसिलेटिंग सिस्टम मूव्स टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली। ऑसिलेशन मे बी वेरी कॉम्प्लेक्स such to those of the piano string or to those of earth during the earthquake beating the earth third। ये आप डेफिनेशंस यहाँ से पढ़ के, डेफिनेशंस आप लोग यहाँ से एक बार रीड कर लीजिएगा, पूरी थ्योरी है। इसके बाद द ऑसिलेटरी मोशन इज एन एग्जाम इज इन ए फिजिकल सिस्टम results from two properties, the property of inertia and the property of elasticity। property of inertia कैसा हो सकता है, जैसे आपके पास एक वो है, रबर है, ठीक है, आपने इसको इधर इलोंगेट किया, इधर इलोंगेट किया, और उसको बाद आपने छोड़ दिया। रबर कैसी है, इलास्टिक है, जितना आप उसे वो करेंगे, इलोंगेट करेंगे, वो उतनी तेजी के साथ कंप्रेस होगी। तो ये हो गया वर्च्यू ऑफ इलास्टिसिटी। वर्च्यू ऑफ मास की वजह से होगा, आपने सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे लटका रखा है, अब आपने इधर रखा, इनर्शिया इधर चला गया, लेकिन इनर्शिया इसको क्या कहेगा कि मेन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाओ, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये वापस इधर लाने की कोशिश करेगा, तो ये हो गया आपके ड्यू टू इनर्शिया। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम को डिस्क्राइब किया हुआ है। सिंपल पेंडुलम आप पढ़ के एक बार रीडिंग करके देख लीजिएगा कि सिंपल पेंडुलम होता कैसे, कैसे वर्क करता है, वैसे आपको पता ही होगा। स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑल्सो सेम, आपका ये ब्लॉक डायग्राम बना, यहाँ से स्प्रिंग बनी हुई है और ये मास है एम, इसको आपने इधर एक्स डिस्प्लेस किया, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, तो इस पे लगने वाली रेस्टोरिंग फोर्स कितनी हो गई, माइनस के एक्स। के एक्स क्या है, इलोंगेशन लेंथ। ओके, ये सब यहाँ पे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको कैसे हम बता सकते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल में एफ इज इक्वल्स टू 0 है, तो नॉर्मल है। सेकंड में हमने क्या किया है, इसको फोर्स लगा के स्ट्रेच, इधर हमने एफ अप्लाई किया, और ये एफ
रेस्ट स्टोरी। ऐसे ही थर्ड केस में हमने इसको कंप्रेस किया, तो हमने फोर्स इधर अप्लाई किया, एफ अप्लाइड, और इधर एफ रेस्ट स्टोरी अंडर द आइडियल कंडीशन दैट हाँ। सर जैसे इसमें खींचेंगे तो सर इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा ना? नहीं आइडियल कंडीशन ली है। अच्छा, जीरो माना है। हाँ, there is no air resistant and if no the horizontal force on which the mass is moving is frictionless, the spring mass system would oscillate forever। अभी हमने बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट करी है कि एयर रेजिस्टेंस है या फिर फ्रिक्शन है, ये सब चीजें अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ओके, सर अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर टोटल मतलब फोर्स अप्लाइड बढ़ जाएगा। फोर्स अप्लाइड क्यों पड़ेगा फिर? आपको तो बस न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिख रही है ना। मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है, इसको आप एफ लिख दीजिए, तो एफ अप्लाइड माइनस एफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम ए। एफ अप्लाइड कितना हो जाएगा? ये माइनस के एक्स के बराबर हो जाएगा, माइनस फ्रिक्शन फ्रिक्शन एम ए। बस आपकी इक्वेशन बन गई, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके ओके, यस सर। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़िएगा। फिर आपको पता चलेगा कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एसएचएम। Definition of SHM. SHM can be defined in a number of ways. If the force acting on oscillating body is always in the opposite direction to the displacement of body from equilibrium position and its magnitude is proportional to displacement, the body is said to be in executing the SHM. Means आपके जो force है वो हमेशा directed किधर है? mean position की तरफ, mean position, and F is directly proportional to displacement, तो F is directly proportional to minus of x, तो इसको हम क्या कहेंगे? हमेशा SHM कहेंगे। If the displacement versus time curve of oscillating body is sinusoidal in nature, the body is said to be executing SHM. This is another definition of SHM. Means अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x, और ये t, इसका ग्राफ अगर आपका साइनोसॉइडल आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑसिलेट कर रहा है। ये जो मीन एक इसकी मीन पोजीशन है, ये एक्स से पोजीशन को डिफाइन करते हैं ना, तो ये पोजीशन के अबाउट आपका ऑसिलेट कर रहा है। एक पोजीशन के अबाउट आपका क्रेस्ट और ट्रफ्स आ रहे हैं, तो आपका ये बन गया एसएचएम। तो ये एक अलग डेफिनेशन हो गई एसएचएम की। थर्ड डेफिनेशन क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी of oscillating body is proportional to square of its displacement with reference to mean position. The body is said to be executing SHM. आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे होना चाहिए? एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चाहिए। जैसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो क्या मानते हैं? पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपकी पोटेंशियल जो है वो एक्स स्क्वायर के पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ओके, लेटेस्ट का क्या चीज? जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल होता है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में भी तो होगा ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। वो तो फोर्स होती है ना। F इक्वल टू माइनस के एक्स लेते हैं, तो पोटेंशियल लेते हैं ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल लेते हैं ना हाफ के एक्स स्क्वायर में। अभी यहाँ पे तो फोर्स की बात हो रही है। सर जो फोर्स होता है माइनस dv/dx हो जाएगा और फिर हाँ, इंटीग्रेट करते तो x वहां से आ जाएगा ना। अभी तो यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है ना, उसमें भी कर सकते हैं। डेफिनेशन तो सबकी सेम ही रहेगी ना। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे अब डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। सॉरी, फर्स्ट डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। Let us consider the first definition for now. The spring mass system as shown in figure 4a is in the position 4a का है
4A ये 4A जिसमें ये नॉर्मली रखा हुआ है, ये वाली फिगर को हम कंसिडर कर रहे हैं। आपका जो बॉक्स है वो नॉर्मली अटैच्ड है स्प्रिंग से, कोई इलांगेशन कोई कंप्रेशन नहीं है। Is in the position of static equilibrium. The spring is relaxed, neither stretched nor compressed, and there is no force acting on it. When the body is pulled to right through a small distance x, the spring starts behaving like elastic system under stress. You may recall the Young's modulus experiment that you did in your school. We know that if wire of length is L is stretched through a distance x by a force of magnitude f, the Young's modulus of force is given by Young's modulus कितना होता है? Young's स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। modulus stress by strain. Stress क्या होता है? Pressure, force upon area, है ना? और strain क्या होता है? Elongation by original length. तो यहाँ से F कितना आ गया? F इज इक्वल्स टू हमारा ये आ गया बाई ए बाई एल, और इलोंगेशन कितना है हमारा यहाँ पे x, तो ये x आ गया। अब हमारा f जो है डायरेक्ट f हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, तो हम इसको एक नया टर्म डिफाइन कर देंगे k। ये हमारी इक्वेशन आ गई SHM की, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे पूरा डिफाइंड है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम, Hooke's law states that restoring force is proportional to displacement of spring in case of stretched as well as the compressed configuration. In our case, the restoring force exerted by the spring on the body is directed towards left. फिगर 4b में माइनस kx हो जाएगा, क्योंकि हमारा 4b कैसा है, ये हमारा नॉर्मल है, इसको हमने इलोंगेट कर दिया x, यहाँ पे पहुंचा दिया हमने, ये डिस्टेंस x इलोंगेट कर दिया, तो f कितना आ गया माइनस के एक्स। तो हमारी जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो इधर अप्लाई करेगी, मतलब मेन पोजीशन से अंदर की साइड। ओके, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल। सर हाँ, सर यहाँ पर हम बाहर खींच रहे हैं इसलिए माइनस साइन आ रहा है ना। रेस्टोरिंग फोर्स देखो ना, आपकी मेन पोजीशन क्या है, एक मिनट में नीचे बनाता हूँ, ये है, ये आपकी मेन पोजीशन है, ठीक है x। अगर हम इधर पॉजिटिव मानते हैं और इधर निगेटिव मानते हैं x की वैल्यू को, इधर प्लस होता है इधर माइनस होगा, ठीक है, जीरो के एक साइड। यहाँ पे आपका बॉक्स रखा हुआ है, इधर आपने f अप्लाई किया, और तो इधर आपका क्या होगा, f रेस्टोरिंग होगा। अब f रेस्टोरिंग किधर की डायरेक्शन में है, नेगेटिव। नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर सर जैसे अगर हम कंप्रेस करेंगे फिर पॉजिटिव की डायरेक्शन में आ जाएगा। हाँ तो रुको, तो अभी समझा तो रहा हूँ। ये आपका मेन पोजीशन है, माइनस एक्स प्लस एक्स। अब आपने कंप्रेस कर दिया तो x माइनस में हो गया, लेकिन आपकी रेस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो f इजिकल्स टू के माइनस एक्स आ गया, तो माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स जो है वो कंसिस्टेंट है आपका, चाहे कंप्रेशन हो रहा हो चाहे इलॉन्गेशन हो रहा हो, दोनों में जगह मतलब दोनों सर में पॉजिटिव में माइनस के एक्स कैसे आया? x माइनस हो रहा है ना, x आप माइनस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हो ना। आपको ये देखना है कि आपका जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन, किसकी तरफ को लग रहा है, किसकी तरफ को लग रहा है, इन द सेंस जैसे इसमें आपकी रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव है लेकिन इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, इसमें आपका रेस्टोरिंग फोर्स निगेटिव एक्ट कर रहा है लेकिन इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। आपका यहाँ पे आ गया ना, इसलिए निगेटिव साइन आ रहा है। एफ इजिकल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पे, के माइनस एफ इजिकल्स टू के एक्स, तो एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पे फोर्स निगेटिव है, फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, रेस्टोरिंग फोर्स है ये सर रेस्टोरिंग डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है सर? क्यों नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन तो निगेटिव हो सकता है। सर ये सर डायरेक्शन हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता ना। तो डिस्प्लेस, तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। एफ तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एफ वेक्टर लिखेंगे ना यहाँ पे इसको, तो ओके सर। हाँ
बताओ। सर ये हाँ। जो फोर्स रहता है तो वो एक मतलब वो स्प्रिंग फोर्स जो है ये माइनस के एक्स, ठीक है, तो उस फोर्स का मेन मोटो क्या रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कि बस फोर्स लगाने के लिए, नॉर्मली जैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में लगता है ना, बॉल पे फोर्स लगाया तो आगे बढ़ा टर्न किया, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है वो फोर्स क्यों लगता है स्प्रिंग में, मतलब इक्विलिब्रियम में पोजीशन में लाने के लिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? आपकी स्टेबल पोजीशन होती है ना। तो जो भी आप सिस्टम है वो आना चाहेगा अपनी स्टेबल पोजीशन में के आने के लिए। कोई भी मतलब क्या कहना चाहिए, आप स्प्रिंग को इलोंगेट कर दो, आप उसे छोड़ दो, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा ना, रेस्ट की पोजीशन में। इसलिए रेस्टोरिंग फोर्स लगता है बस। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इन ए स्प्रिंग मास सिस्टम एज शोन इन फिगर 4 द स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, मास से लगा डिस्प्लेसमेंट ये x की वैल्यू दे रखी है, टू राइट बिफोर बीइंग रिलीज कैलकुलेट रेस्टोरिंग फोर्स एट t इक्वल टू 0। If x is taken as positive to the right of the mean position, then the restoring force is given by F equal to minus kx। पहले तो ऐसे निकाल लेंगे F is equal to minus kx। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या कहे, द रेस्टोरिंग फोर्स व्हेन द ब्लॉक ट्रेवल्स टू द अदर एक्सट्रीम। अभी किधर का किया गया है, लेफ्ट में, अब किधर लेके जाना है, राइट में। सॉरी अभी राइट में किया है, अभी राइट में किया हुआ है, अब हमें क्या में करना है, लेफ्ट में लेके जाना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में। लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमारी जो नॉर्मल है वो 0 फोर्स हो जाएगी। बस आपको क्या यूज करना है, माइनस के एक्स का यूज करना है हर बारी। ठीक है सर हाँ। तो सेकंड सर वाले में पॉजिटिव कैसे हो रहा है? इन्होंने डिस्प्लेसमेंट का साइन भी लिया है और माइनस का साइन भी लिया है। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। रेस्टोरिंग फोर्स तो निगेटिव ही आनी चाहिए ना, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव क्यों आ रही है? ये दोनों एक साथ नहीं ले सकते, एक ही जगह इसका माइनस ही आएगा। और क्वेश्चन में भी बोला नहीं है ना सर कि लेफ्ट ले रहे हो कि राइट ले एक्स रहे हो। अदर एक्सट्रीम बोला है ना, पहले बोला है कि राइट लेके जा रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन में बोला कि राइट लेके जा रहे हैं 0.01 मीटर। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, रेस्टोरिंग फोर्स व्हेन द ब्लॉक ट्रेवल्स टू द अदर एक्सट्रीम, मतलब अब दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, जितना इधर लेके गए थे उतना ही उधर की साइड लेके जा रहे हैं, अदर एक्सट्रीम हो गया। ओके। अच्छा सर हाँ सर जो फर्स्ट क्वेश्चन में t इक्वल्स टू सर तो 0 दूसरा वाला तो सही है सर, माइनस और माइनस, एक एक्सट्रीम का माइनस के एक्स, दूसरा हाँ। एक्सट्रीम का माइनस के एक्स। क्या क्या क्या, सॉरी। एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम में तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, माइनस और माइनस दो बार हो जाएगा। दूसरा वाला बी बी। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें तो शायद इन्होंने वेक्टर यूज नहीं किया है, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वहीं से आ सकता है, माइनस के एक्स लिया तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 0.01 मीटर, या फिर और इन 0.01 मीटर लेफ्ट। अगर लेफ्ट लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस साइन की जगह हम यहाँ पे लेफ्ट लगा देंगे बस। ओके। नेक्स्ट ये आपके 5। सर और ऊपर फर्स्ट पार्ट में सर t इक्वल्स टू 0 पे पूछा है, अगर कहीं और टाइम पे पूछेगा तो निकाल सकते हैं। फिर तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आगे देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे तो t इक्वल टू 0 पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे इसलिए पूछा गया है क्योंकि उसी इंस्टेंट पे पूछना चाह रहा है। अगर t इक्वल टू 0 के पे की जगह ये लिख देता एट दैट इंस्टेंट, वैसे तो आपको एक बार इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वो करना पड़ता है। एफ और टी की कंडीशन दी होती है कि आपका पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। एक्स का फंक्शन दिया होता है, जैसे एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दे देता, तो हम उसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते थे। डी एफ इज इक्वल्स टू के डी एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करते तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाता टाइम के रेस्पेक्ट में, एफ इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी।
फिर आप उसको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, एट टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है या फिर एट दैट इंस्टेंट। सर यहाँ यहाँ पे हाँ इंटीग्रेशन में माइनस साइन लेंगे? हाँ लेंगे ना, माइनस के एक्स। अभी उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि वो सिर्फ एट टी इक्वल टू 0 केवल कंफ्यूज करने के लिए था कि उसमें टाइम भी आ सकता है क्या। ये क्वेश्चन है आपके 4, इसको आप लोग एक बार ट्राई करना। सेल्फ मैं भी भेज दूंगा ये वाली पीडीएफ। बाकी फिर एक बार आपके पास रहेगी तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। इन द स्प्रिंग मास सिस्टम शोन बिलो, ये सब आपको दे रखा है। स्ट्रेच बाय 2, देखो एट टी इक्वल टू 0 दिया है ना, टी इक्वल टू 0 का मतलब एट दैट इंस्टेंट। इसमें आपको 2 फोर्स दिए हैं। पहले वाले में आपको राइट वो किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है क्या, इसका ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक्स डिस्टेंस दूरी पे आ गया, एक्स कितना है 0.01 मीटर। 50 इसकी वो है, द स्प्रिंग आर स्ट्रेच बाय इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, द स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच। मतलब यहाँ पे जो इसकी नॉर्मल में इक्विलिब्रियम लेंथ कितनी देखिए 0.02 मीटर, तो इसकी इलोंगेटेड लेंथ कितनी हो गई 0.02 प्लस 0.03। 0.1, और इसकी कितनी हो गई 0.02 माइनस 0.01, तो ये 0.01। अब आप यहाँ से f इक्वल्स टू माइनस के एक्स सर एक बार लगाओगे। रिपीट कर दो। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट बोला है, इसका क्या मतलब है? ये वाला, द रेस्टोरिंग फोर्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नो सर, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सिस्टम द स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाय 0.02 मीटर्स ईच। ये इस लाइन का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस नो स्ट्रेचिंग और नो कंप्रेशन की कंडीशन में जो हमारी स्प्रिंग है उनकी लेंथ कितनी है, ये दी हुआ है। तो सर फिर आपने ये 0.02 प्लस 0.01 क्या किया है, एक बार ये समझा दो। इलोंगेशन हुआ है ना, इलोंगेशन लिखा है तो कैसे लिखोगे आप उसको। सर वो जो अगर राइट में जा रहा है तो हम लोग उसमें 0.01 लेंगे ना डिस्प्लेसमेंट। अरे नहीं आप मतलब सुनो ओवरऑल सुनो बोल रहे हैं। सुनो 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 सुनो, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। एक मिनट रुको, ये आपका सिस्टम है। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये इससे अटैच्ड है। आपको क्या कहा है कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी लेंथ कितनी है 0.02 मीटर, और इधर इसकी कितनी है 0.02 मीटर। अब इसको यहाँ से 0.01 मीटर राइट खिसका दिया गया, तो अब इसका ग्राफ क्या, इसका वो कैसा बनेगा फिगर, ये इधर आ गया, खिसक के इधर आ गया, तो ये तो कंप्रेस हो गई, और ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई इलोंगेट हो गई। इसकी पहली लेंथ कितनी थी 0.02, और 0.01 इलोंगेट कर दिया तो टोटल कितनी हो गई 0.01 हो गया ना। तो एफ इजिकल्स टू क्या होता है माइनस के एक्स, एक्स क्या होता है चेंज इन लेंथ। चेंज कितना हुआ, मतलब चेंज इन लेंथ नहीं, इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेटेड और कंप्रेस्ड कितना हो गया 0.02 तो ओरिजिनल थी, प्लस 0.01 तो 0.03, और ऐसे ही इधर आएगा 0.02 माइनस 0.01। ओके, एक मिनट रुकना। ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। लो देखो, सर अगर दूसरी साइड स्प्रिंग ना होती तो सर इलोंग जो एक्स की वैल्यू होती इलोंगेशन वो 0.01 ही रहती ना। क्या सर अगर दो स्प्रिंग्स अब दूसरी साइड राइट साइड में स्प्रिंग ना होती तो जो हाँ इलोंगेशन एक्स होता वो 0.01 ही रहता ना। हम्म, आगे बढ़े। एक मिनट रुको, मैं आपको ये वाली बुक सेंड कर दूँ।
चलो, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम। अब सो हेलो भी सर। यस। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछो, सॉरी बताओ। सर जैसे कि यहाँ पर दो स्प्रिंग्स है तो एक्स की वैल्यू इस बार 0.03 आ रही 0.03 आ रही है ना सर? हाँ। सर अगर दूसरी राइट साइड में एक स्प्रिंग ना हो तो इलोंगेशन जो होगा एक्स की वैल्यू वो 0.01 ही लेंगे ना? क्यों ले? राइट साइड वाली स्प्रिंग हटा दोगे तो सिंगल स्प्रिंग ही बन जाएगा ना, सिंगल सिंगल सिस्टम ही बन जाएगा ना। यस सर। तो उसमें सर फिर जो ओरिजिनल मतलब जो सिर्फ एक्स की वैल्यू वो 0.01 ही रह जाएगी ना? क्यों रह जाएगी 0.01? यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ना पूरा, कितना इलोंगेट हुआ। अगर ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा तो 0.02 तो इसकी लेंथ है ही, प्लस 0.01 हो जाएगा तो 0.03 नहीं हो जाएगा। दूसरी साइड वाले तो खत्म कर रहे हो आप, इस वाली साइड में थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है? इस वाली साइड में कोई फर्क पड़ रहा है आपका? ये वाला है तो हटा रहे हो आप, इसको हटा दो तो ये तो सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम बन गया ना। बताओ। ओके सर। सर यहाँ पे अगर ये एक ब्लॉक है ना, और उधर जो राइट साइड में इसका स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके पास अगर एक और ब्लॉक होता तो सर वहाँ पे उस ब्लॉक में इफेक्ट पड़ता अगर वो स्प्रिंग डिस्प्लेस होता 0.01 मीटर से तो? आपको क्या लगता है? हाँ, स्प्रिंग से कनेक्टेड तो होता, लेकिन फिर उसका इलोंगेशन का वैल्यू कितना होता? एक मिनट रुको, ये सिस्टम हैंग हो गया मेरा। सर ये पीडीएफ एक बार भेज दो अभी। ये हाँ मैं भेजता हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा ना, अभी मैं भेजता हूँ। पहले ये तो चल नहीं रहा ये। शिट। अभी भेजता हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा तभी आपको भेजता हूँ, ठीक है? हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम। आपका जो एसएचएम है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? सो वी नाउ नो दैट एसएचएम इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन करें। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट that actually results in oscillation in the first place. The magnitude of initial displacement, which is also maximum displacement, is called the amplitude. The magnitude of initial displacement, which is also the maximum displacement. अगर आपके पास ये वाला सिस्टम है, ये वाला, इसको आप यहाँ से यहाँ तक खिसका के लेके जा रहे हो, ओके? तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो किसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। एज यू मेंशन द एनर्जी ऑफ सिस्टम executing SHM alternates between kinetic and potential form. At the extremities of oscillation, the kinetic energy is zero, as the velocity is zero, and the potential energy is maximum. Another characteristic of SHM is time period, which is time taken for one complete cycle of oscillation. This is least time taken by oscillating object to move from a certain position and velocity back to same position and velocity. Generally, for convenience, we measure the time period from either the mean position or the extreme end. टाइम पीरियड की डेफिनेशन समझ में आ गई? टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन फॉर द वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम हम ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। इंस्टेड ऑफ टाइम पीरियड मैनी टाइम्स सर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ना? नहीं नहीं, अगर जहाँ पे जाके आपका बॉब जो है आपका ऑसिलेट कर रहा है एक बॉब, ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो वहाँ पे वो रुक जा रहा है, वहाँ से फिर उसका चेंज हो रहा है,
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। मान लीजिए वो पहले राइट साइड में इधर जा रहा है, ये आपका बॉब पहले ये राइट साइड में इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। फिर ये इधर आया, इधर आएगा तो फुल स्पीड में आएगा, फुल स्वर्ल में आएगा, और यहाँ पे आके जो इस लोएस्ट पॉइंट पे बी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 होगा। ओके, ये बस आपका इमेजिनेशन का वो है, आप अगर उसको इमेजिन कर पा रहे हो कि आपका बॉब जा रहा है, सबसे ऊपर जा रहा है, वहाँ पे रुक रहा है, फिर वहाँ से वापस नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई आएगी। ठीक है सर, हम एक्सट्रीम टू मीन पॉइंट पोजीशन ले रहे हैं या एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम ले रहे हैं टाइम पीरियड? एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेंगे ना, या फिर सर अगर मीन से हम ऊपर ले जा रहे हैं तो मीन से मीन? अगर आप एक्सट्रीम से देखोगे तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम देखोगे, अगर आप मीन से देखोगे तो मीन से मीन देखोगे। जैसे आपकी ये मीन पोजीशन है मान लो, तो एक बार यहाँ से जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पहुँच जाएगा तो एक टाइम हाँ, पीरियड होगा। यहाँ से शुरू करा आपने, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तब पूरा एक ऑसिलेशन हुआ, तो ये इसको कहेंगे टाइम पीरियड। अगर आप यहाँ से ले रहे हो, ये मान लो आप यहाँ से ले रहे हो, एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो आपका फिर एक टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, मतलब एक बार जाने में और एक बार आने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड होगा। ओके, Yes, sir. frequency is the number of oscillations executed per second and is inverse of the time period. Nu is equals to 1 upon t or f is equals to 1 upon t. F is frequency. It is expressed in cycle per second or simply second inverse or hertz. We also define a term called angular frequency defined by omega, which is given by omega equal to 2 pi nu. ये सब आपको पता है। It is explained in radians or radian per second, since 2 pi is angle around in cycle and in radians 2 pi जो है वो रेडियंस में और टाइम जो है सेकंड में है, तो 2 पाई न्यू ऐसे आ गया 2 पाई बाई टी रेडियन सेकंड, तो ये ऐसे आ गया रेडियन पर सेकंड। यहाँ से आपको टाइम दे रखा है, मास on a spring oscillate along a vertical line taking 12 seconds to complete 10 oscillation। 10 oscillation कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 12 सेकंड। 1 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 बाई 10 1.2 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? t इज इक्वल्स टू 1.2 सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 1 अपॉन 1.2 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 1 अपॉन 1.2। यहाँ से निकाल लेंगे तो आपके तीनों आंसर आ जाएंगे। ओके, ये टाइम पीरियड आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, ये आपको भेज दूंगा पीडीएफ, आप लोग ट्राई कर लेना, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सर इस पीडीएफ में सीयूसीटी के लेवल के क्वेश्चन है क्या? हाँ, मतलब सीयूसीटी में क्या ही लेवल आता है, इजी सा पेपर आता है। बाकी जो भी प्रैक्टिस करना है आपको वो आर्यन की बुक से करना है और उससे करना है। आर्यन की बुक आप जरूर फॉलो करना, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो खरीद लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीयूसीटी का पेपर आया था वो आधा पेपर आर्यन की बुक में से आया था, आधा पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, वही आंसर है। हाँ सर, कौन सा आर्यन बुक? आर्यन की CSIR नेट की बुक आती है ना। जी सर। हाँ, तो बस वो पढ़ना है। अरिहंत में ये चैप्टर है? अरिहंत में ये देखना पड़ेगा है कि नहीं है, क्योंकि ये शायद नहीं होगा। वो सब है सर, ऑसिलेशन ये नहीं नहीं है। ये नहीं है ना, तो इसके लिए तो ये पीडीएफ काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन मैं अरेंज करने का देखता हूँ कहाँ से अरेंज होते हैं, मैं क्वेश्चन अरेंज करता हूँ इसके। ओके, एन के बजाज की बुक होती है आपके पास? आप लोगों के पास एन के बजाज है? नहीं सर, पीडीएफ मिल जाता तो। पीडीएफ ही तो नहीं मिल रही है उसकी, एन के बजाज की। मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी थी घर पे, लेकिन वो घर पे है, घर जाऊंगा तब देखूंगा कहाँ पड़ी है कि नहीं है। वो बुक बहुत अच्छी है वेवसेट ऑसिलेशन के लिए। सर मेरे पे है पीडीएफ। हाँ हाँ मेरे पे है पीडीएफ, एनके बजाज।
हाँ तो एन के बजाय की अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप ग्रुप में भेज देना। और ये कौन सा पीडीएफ है सर आप जो अभी पढ़ा रहे हैं? ये तो एक नोट्स हैं जो हमारे को मिले थे कॉलेज की तरफ से, बीएससी में मिले थे हमको, तो उसी के हैं। मैं आपको ही भेजता हूँ, ये क्लास के बाद भी भेजूँगा, ठीक है। एक बार ये देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस नाउ एक्सप्रेस इक्वेशन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इजिकल्स टू एम ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एम डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू जीरो डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो। के बाई एम को क्या लिख दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर। डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ displacement. The above equation is differential equation of SHM. K is force constant, has dimension. Dimension आप इसका याद कर लेना आप लोग, क्योंकि कभी भी याद हो सकता है, पूछा जा सकता है। ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। पहले क्या निकालेंगे इसका, सी एफ। एक तरीका ये है जैसे इन्होंने कर रखा है, ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर वहां से निकाल लो, सी एफ निकाल लो। सी एफ क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस माइनस आई ओमेगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन, एक ही ले लेते हैं। सर ये क्या निकाल रहे हो? इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, we know that we already know that at two extremes when the magnitude of displacement is equal to amplitude the kinetic energy or velocity is zero. Using this boundary condition we can calculate the value of constant. तो यहाँ से पहले तो इसने वेलोसिटी निकाल रही है, आप वेलोसिटी में निकालो, पहले आप एक्स निकालो। एक्स क्या दे रखा है, cos ओमेगा टी एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। तो ए कितना आ इसमें गया, और होगा ना, मतलब x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से एट एक्स इक्वल टू जीरो, टी कितना आ गया, एट टी इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट दैट इंस्टेंट हमने क्या रखा, एक्स इक्वल टू जीरो। तो टी इसमें रखेंगे जीरो, ए इक्वल टू आ गया जीरो, तो एक्स से क्या आ गया हमारा, बी साइन ओमेगा टी। ओके, एक्स डॉट ए होगा ना, x इज इक्वल टू ए बचेगा। क्यों, एलोंगेट नहीं किया ना हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा क्या होगा, एट एक्स डॉट कितना आ गया, एक्स डॉट आ गया बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एट टी इक्वल टू जीरो हमारा एक्स डॉट कितना होगा, बी मैक्सिमम के बराबर होगा, क्योंकि हमारे टी इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगी हमारी, मैक्सिमम। तो बी ओमेगा हमारा आ गया बी मैक्सिमम, तो हमारे यहाँ से बी आ गया बी मैक्स बाय ओमेगा। तो एक्स कितना बच रहा है हमारा, एक्स इक्वल्स टू बी मैक्स बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये डिपेंड कर रहा है आप उसकी बाउंड्री कंडीशन कैसे मान रहे हो। ओके, बी बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक ये तरीका है जैसे इसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास ये रहेगा बी इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मैं दूसरा वाला प्रूफ अभी आपको भेज दूंगा, जो स्टैंडर्ड प्रूफ है इसका, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको भेज दूंगा करके। क्या हो गया, बॉक्स नहीं बन रहा। ये इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्टली यूज होता है, ये नेट में आया था सर, नेट में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा ए, जो अभी हमारी ऊपर आई। v मैक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी,
अगर हम यहाँ से बी मैक्स निकालें कितना आएगा? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से बी फिर मैक्स एक्स ओमेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? एम्पलीट्यूड कब हो जाएगा? ए। तो ए ओमेगा, तो ये बी मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ओके। जी सर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप बी पहले क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। व्हाट विल बी द स्पीड एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू? बी इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना? हाँ, प्लस माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकालो आप। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड आपको गिवन है, टाइम पीरियड आपको ये गिवन है, एम्पलीट्यूड आपका 12 सेंटीमीटर है, मास गिवन है, सब चीज़ आपको गिवन है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरे में क्या निकालना है? एक्स की जगह पे क्या रखना है? ए बाय टू। ये किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। एक्स की जगह पे आप ये रखोगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसका आपके 2 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल कर्व एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यही हमने जो लेट किया हुआ था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है? फेज एंगल, फेज एंगल। सर फेज एंगल मतलब? फेज एंगल मतलब अगर आपके पास दो एस एच एम है, दो एस एच एम मतलब दो स्प्रिंग मास सिस्टम है, और आपने दोनों को सेम एनर्जी से किया है, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग उससे वाइब्रेट करेंगे, तो दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए एक का आपने बनाया, उसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, और दूसरा आपने बनाया, उसका ग्राफ ऐसे 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 आ रहा है, तो दोनों में फेज का अंतर है ना, तो वही फेज एंगल हो गया। कितने फेज से एक दूसरे से लैग या वो कर रहे हैं। सर ये फिजिकली फेज एंगल नहीं होता, ये ग्राफ से ही फेज एंगल बताता है। ग्राफ से निकालना इजी रहता है, इजीली आप समझ सकते हो। वैसे तो मैथमेटिकली देख सकते हो या विजुअली भी देख सकते हो कि कौन सा फास्ट चल रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है। सर एक फेजर से भी कर सकते हैं ना कैसे? फेजर तो वही तो होता है। आप फेजर क्या कर रहे हो? आपका ये आपका वही सर्किल है, यहाँ पे पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है। अब आप इसका फेजर कैसे बनाओगे? ये बनाया, यहाँ पे आपको पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखेगा ना, ऐसे ऐसे, ये आपका फेजर हो गया। यही तो होता है ना फेजर, और क्या होता है? हाँ सर। एन के बाजार की उपमा है ना ये फेजर। Okay, next. Angular frequency of SHM. We know that displacement xt should return to its initial value after one complete time period. That is x of t equal to x of t plus t, where t is a t क्या है? Capital T is time period. We know from trigonometry that sine and cosine function repeats itself after 2 pi. 2 पाई के बाद वो आपको रिपीट करते हैं, ओमेगा टी प्लस 2 पाई हो जाएगा, और वी गेट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई न्यू। द क्वांटिटी ओमेगा इज देयरफॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट्स डिफाइंड दैट वी डिफाइंड अर्लियर, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1.6 वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, जो हमने लेट किया था एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम ओमेगा। सर ये हमने के बाय एम को लेट किया था ना वहाँ पे? लेट किया है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू। सर ये हमने जो लेट किया था, फिर ये बाद में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकल के आई? ये लेट किया हुआ ही है, वो शुरू से लेट ही किया रहेगा, इसका कोई वो नहीं होता। इसको बस हम लेट करके छोड़ देते हैं। आज तक इसका मैंने भी नहीं सोचा कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे करना है। जैसे के की वैल्यू, बस लेट हाँ, मान दो। हाँ, अगर आपको पोटेंशियल दिया है, इफ पोटेंशियल इज गिवन, देन के इज इक्वल्स टू अंडर, के इज इक्वल्स टू क्या होता है? del 2v by del x2।
अगर आपका पोटेंशियल गया है तो के ये हो जाता है। ये मुझे भी चीज़ आज तक नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, पढ़ना पड़ेगा ये, अभी तक दिमाग में ही नहीं आया मेरे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक्स इक्वल टू 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब आपको एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना हो गया इसका, कंपेयर करके बताओ आप। 3 3 एम्पलीट्यूड हो गया 3। टाइम पीरियड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई 5 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। टी कितना आ गया 1 बाई 2, नहीं टी कितना आ गया 2 सेकेंड। इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एक्स एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 रखो, ये क्या आ गया 3 साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई 1/√2। 3 बाई रूट 2। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्स दे रखा है तो एक्स डॉट निकालेंगे। एक्स डॉट क्या होगा 3 cos, 3 cos पाई ओमेगा टी इंटू पाई। ये आ गया। ठीक है, और इनिशियल निकालना है, इनिशियल मीन्स टी इक्वल टू 0 रखना है। टी इक्वल टू 0 रख देंगे 3 पाई cos पाई बाई 4, 3 पाई बाई रूट 2। ओके, एट व्हाट इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी। प्योरली काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, व्हेन द पार्टिकल इज इन मीन पोजीशन, दैट इज पोजीशन एक्स टी इक्वल टू 0। एक्स टी कितना है, एक्स ऑफ टी इज 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4। ये 0 हो गया तो 3 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। 3 तो 0 की तरफ चला गया, साइन एन पाई के बराबर होता है, इक्वल टू एन पाई। पाई टी प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू एन पाई, तो पाई टी इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाई 4। पाई से पाई कट जाएगा, टी इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 बाई 4। एन की जगह आप 1 2 3 4 रखिए और आपका आंसर आता जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा काम का है नहीं, फिर आगे का हम कल करेंगे। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो वो आप लोग एक बार पढ़ के आप उसको रीड करके देख लीजिएगा कि क्या है। इसके आगे बस खत्म हो गया आपका। अब कल आपका शुरू करेंगे ये ग्लॉसरी वगैरह पढ़ लीजिएगा और टर्मिनल क्वेश्चन से आंसर्स वगैरह इसमें दे रखे हुए हैं। एनर्जी करेंगे कल से हम, ठीक है, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सर यूनिट 1 में इतना ही था। हाँ, यूनिट 1 में तो बेसिक डेफिनेशंस थी ना कि एसएचएम क्या होता है, क्यों होता है, कौन से सिस्टम में आपको एसएचएम मिलता है। ओके, Sir, yeah, damn Darwin oscillation and